तो लेकिन बोधायन संख्या के आधार पर काफ़ी कुछ एप्लीकेशन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। उन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का और देखेंगे कि चीज़ें कितनी हमारे अनुकूल आती है। जब हम किसी बोधायन संख्या की बात करते हैं तो हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं वो कैसी आती है, हम उसको कैसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इस तरह की कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। घर पे ही हो क्या? मैं कह रहा घर पर ही हो क्या? अच्छा, मैं कह रहा वो जो है ना कॉपी लाइट की लेके वहां जाओ उधर दिवाए पे पुल पे वही वाली लाइट। अरे वे कॉपी तो दीपा रख के गई थी जो। हाँ जब दीपा आई थी ना उसने निकाल के रखी थी कहीं पर। हम इसके ज्यादा अब श्लोक वगैरह में डीप में अगर नहीं अगर जाएंगे। मिलते हैं तो फोन कर दियो, अभी नहीं तो कोई और बात नहीं। आपको नहीं तो फिर मैं आऊंगा कल थोड़ा सा कल या परसों आऊंगा, बताने की फिर परसों कोशिश करेंगे ठीक। कि चीज़ों को हम कैसे यूज कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको जानकारी पहले से है, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। ना ना चलते रहो। एक जब हम बोधायन किसी संख्या के विषय में बात करते हैं तो ये तीन बातें जो है हमारे दिमाग में आती है। भुज, कोटि और हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इसको हम विकर्ण भी कह सकते हैं। कुछ जगह हम इसे त्रिज्या के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहाँ जिस तरह का यूज होता है और कहीं किसी टॉपिक में हम इसे मॉडुलस या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के रूप में भी यूज करते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है, कुछ पार्ट, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को हम समझते हैं। और वहाँ पर जैसे मॉडुलस ऑफ आर ऐसा लेते हैं, इसी तरह से
अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस्तेमाल करते हैं तो वही जो है वो चीजें हमारे सामने आ जाती है। तो अगर एक कोण अल्फा है तो उसकी क्या पोजीशन होगी वो आपके सामने है। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे हाँ जी कि कैसे हम चीजों को हाँ जी। लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो निकल गया, अब घंटा अगर बोल रही हूँ, मैं उधर उधर जा रहा था लानसट मीरा बोल के। अब चलिए बाद में आपको तो बता बाइक ये हमारा पहला स्टेप था कोई बात नहीं, मैं तो आ जाऊंगा फिर बाद में, क्योंकि अगर अभी चक्कर लगेगा तो आपके अभी, नहीं सामने तो फिर मैंने मैं रखा आऊंगा परसों को। कि अगर मान लेते हैं कि एक कोण हाँ है उन्होंने रखी थी उस दिन ढूंढ के ना लगी रख दी थी, बताया था। अल्फा, तो अच्छा चलो उसकी कोई जो बात भुजाएं नहीं, होंगी अब तो पता रहेगी ना आपको, बाद में ले जाऊंगा फिर तो। और घर में जब आप कह दो शाम को आ जाएंगे। वो होगी भुज, कोटि और कर्ण। कोई बात नहीं, बाइक दे देंगे अब भैया। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कोई बात नहीं, कि नहीं बाइक इसको चाहिए चलाने को, मिल जाएगी मजाक की बात यानी है। आप समझें कि ये जो आपका चलो तो खैर कोई बात नहीं, आंटी जी भी ठीक है। टॉपिक है वो क्या है, अभी एक बार जरा हम इसको चर्चा करते हैं, अब तो फिर बच्चे उसके बड़े हो गए बाद होंगे, आपको इस पर बातें करें। पहचान लेंगे अपने देखिए पापा को। म्यूट करवा दो, आवाज आ रही है पीछे से। चलो तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो संकेत भी आने वाले होंगे कुछ दिनों बाद। देखो फोन ठीक है जी। ये BPH है, इसको हम ट्रिपलेट्स कह सकते हैं। अब आप देखें कि ये BPH की जो कॉम्बिनेशन है इसे हम ट्रिपलेट कहते हैं, लेकिन क्या इसे ट्रिपलेट कहना उचित है या नहीं, अब हम इस विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यह ट्रिपलेट कहना किस हद तक उचित है। आप देखें, अब थोड़ा सा हम इसको और आपके सामने रखते हैं। अब इसमें से H हम हटा देते हैं, मात्र P और B रखते हैं। तो ये दो संख्या ही बेसिकली है। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक में, ग्रंथ में आधार और लंब की ही चर्चा कर रखी। भुज और कोटि, कर्ण की चर्चा वो नहीं करते हैं। और भी जो गणितज्ञ हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह के रूल को फॉलो किया है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रिपलेट कह सकते हैं या फिर डबलेट बोल दें।
ट्रिपलेट बोले या डबलेट बोले, त्रिक बोले या द्विक बोले, ये एक प्रश्न उठता है। क्यों ऐसा प्रश्न उठता है, इस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा। कारण क्या है कि कोई भी आकृति हो, उसके लिए सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है वो होती है आधार की। वो यहां पर बेस ले लिया गया, भुज। और दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है ऊंचाई की। अब आधार और ऊंचाई, ये दो ही चीज की आवश्यकता होती है। उसका कर्ण जो है, या फिर इसको हम कर्ण के जगह विकर्ण कह सकते हैं जब आयत हो तो। अगर वृत्ताकार हो तो इसको हम त्रिज्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है कर्ण जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पर, आधार और लंब, भुज और कोटि पर डिपेंड करता है। तो हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कह दे, विकर्ण कह दे या रेडियस कह दे, ये डिपेंडेंट एलिमेंट है, ये स्वतंत्र नहीं है। आधार स्वतंत्र है और लंब स्वतंत्र है, बेस और परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर। तो इसीलिए कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में अगर जाएं तो भास्कराचार्य ने कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन की चर्चा की और करके छोड़ दिया है टेन फंक्शन जो है, टेंजेंट यानी स्पर्श जो है वो डिपेंड करेगा। जो वृत्तीय फलन हम निकालते हैं वैसे भी आपको पता ही है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। लेकिन साइन थीटा के लिए और कॉस थीटा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आधारभूत है। तो इसकी चर्चा हर जगह हुई है। इसीलिए इसी को अगर हम जाएं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई, और जो मॉडुलस होता है दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है वो डिपेंडेंट होता है एक्स और वाई के ऊपर। तो उसको हम लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से करके हम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन निकालते हैं। तो ये भी एक विचार करने की आवश्यकता है, जो कि ये पूरे डबलेट के ऊपर या ट्रिपलेट क्या कहा जाए इसको। अभी मेरी बात हुई थी, एक दिन विचार कर रहे थे, कैलाश जी से चर्चा कर रहे थे, तो मैं बार बार जो है सो ट्रिपलेट का यूज करता था। तो उन्होंने कहा कि अनिल जी ट्रिपलेट का जो यूज किया जा रहा है क्या ये मैथमेटिकली ट्रू है, क्या यह सत्य है? क्या इस विषय पर गणितज्ञों को नहीं सोचना चाहिए? तो हम कहें क्यों नहीं सोचना चाहिए, सोच सकते हैं इस विषय पर भी। तो उससे ये यानी उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि आज जो वर्तमान में जो गणित पढ़ाया जा रहा है उसमें एक व्यापक सुधार की गुंजाइश है, और हमें अपने क्लास में जो भी रटा दिया जाता है या जो भी समझा दिया जाता है हम अपने आने वाली पीढ़ी को वही
ट्रांसफर करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये चीज तार्किक हो सकता है बेशक, लेकिन गणितीय दृष्टिकोण से ये तर्कसंगत है कि नहीं। तो इस विषय में थोड़ा सा हम लोग विचार कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम यहाँ ट्रिपलेट आगे से कहें या डबलेट बोले, द्विक बोले, क्योंकि यहाँ दो ही चीज की आवश्यकता है। अब आप किसी भी प्रश्न को करने जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक या कहीं भी, तो आप कोई भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का उठा लीजिए, आप सिर्फ साइन और कॉस से ही सबको सॉल्व कर सकते हैं, टेन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर इसको प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको एहसास होगा, जो टर्म आपको साइन टेन कॉट में दिया हुआ है आप उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरह से इस विषय पर हम लोग विचार करें। हो सकता है संभवतः कुछ क्वेश्चन टेन और कॉट को साइन कॉस में करना कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यानी साइन कॉस दो ही चीजों को, अब आप सोचिए कि जहां तीन संख्या का प्रयोग होता है, उस तीन संख्या को हम रिड्यूस करके दो संख्या में कर दें तो आप कितना बड़ी समस्या को आप सॉल्व कर देते हैं, यानी कितने लंबे चौड़े कैलकुलेशन को आप इग्नोर कर दे हैं, यह आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह से विचार करने की जरूरत है। अब ये डबलेट और ट्रिपलेट के ऊपर चर्चा हमारी हो सकती है और इस पर हम कोशिश भी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये पहला स्टेप था हमारा, जिसमें कि हम अल्फा, कोण अल्फा के लिए भुज, कोटि और कर्ण को ले रहे थे, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कर्ण और हाइपोटेनियस इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है बेस एंड परपेंडिकुलर के ऊपर। सो वी शुड ऑलवेज, अब यहां ध्यान दें कि अगर इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो इस पर विचार किया जा सकता है कि हम क्या उसको कर सकते हैं। देखते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा की अगर हम बात करें तो देखें तो 90 डिग्री माइनस अल्फा ऋजु पूरक कोण कहा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसके भुज और कोटि आपस में परिवर्तित हो जाएंगे और कर्ण तो एज इट इज ही रहेगा आपका, क्योंकि दोनों का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करें, रिजल्ट आपको सेम आएगा। इसके नेगेटिव पॉजिटिव होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके दूसरी बात यहां कही जा रही है, वो देखें कि कोई भी अगर
आपको भुज, कोटि और कर्ण दिया हुआ हो, यह आपका तीसरा स्टेप है। उसको अगर n से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिलेशन को अब रिलेशन क्या है, इस बात को समझेंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है, इस चीज को समझें। रिलेशन आपका कहता है रिलेशन कुछ ऐसा है। इस रिलेशन की चर्चा महर्षि बोधायन अपने सूत्र में करते हैं। वो सूत्र आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यदि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है तो एन बी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इक्वल टू एन एच स्क्वायर भी पॉसिबल है। यह भी पॉसिबल। ये तीसरी बात आपके सामने। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम हर स्टेप को समझने का प्रयास करें। तीन बातें आपके सामने। अब जरा ध्यान दें कि अल्फा अगर ये है तो ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल की बातें, ऋणात्मक कोण नेगेटिव एंगल की बातें हम करेंगे। ऋणात्मक कोण में अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि बेस एज इट इज रह जाएगा,
जब एंगल ऋणात्मक होगा तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ चला जाए, तो परपेंडिकुलर आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं पॉजिटिव एंगल एक ही आधार से अगर 30 डिग्री का पॉजिटिव एंगल बनाए और 30 डिग्री का नेगेटिव एंगल बनाए तो परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से हम चीजों को अब यानी परपेंडिकुलर नेगेटिव हो करके एंगल को नेगेटिव कर देता है, जैसा आप लोगों ने सामने देखा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अल्फा बाई 2 की चर्चा करते हैं, जिसे हम हाफ एंगल कह सकते हैं। तो हाफ एंगल हम अगर कह दें तो आप देखें हाफ एंगल में क्या होता है, बेस जो होता है उसमें रेडियस ऐड हो जाता है, या आप इसको रेडियस कह दें यहां या एच कह सकते हैं। रेडियस कह सकते हैं या एच कह सकते हैं, ये ऐड हो जाता है। और परपेंडिकुलर एट इट इज रहता है, क्योंकि हम सिर्फ आधार को पीछे की तरफ खींचते हैं। अब आप यहां बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि हाफ एंगल के केस में हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए। आप देखें, थोड़ा सा मैं भी प्रयास करता हूं। ये आपके सामने है। कितने स्टेप हो गए आप देखेंगे। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, ताकि 20 से थोड़ा छोटा कर देते हैं साइज, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। 16 पर कर दिया हूं, ठीक है। ये अब हम यहां अलग अलग चीजों की चर्चा करेंगे। यानी पहला स्टेप आपका किसी कोण के लिए, दूसरा स्टेप आपका एक ऋजु पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए, तीसरा स्टेप आपका हो गया कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं बोधायन संख्या के, उसको किसी भी संख्या से आप गुणा करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कुछ से भी, तो वो आपको देता है। 1 मिनट में अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे तो इसको आगे चर्चा करेंगे।